हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड पार्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बोन हेबर साइकिल तक पढ़ लिया था, जो कि लैटिस एनर्जी निकालने के लिए होती है। इनिशियली इसको यूज किया जाता था बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने के लिए, लेकिन उसकी जिसकी लैटिस एनर्जी हमें, जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हमें ऑलरेडी पता। लैटिस एनर्जी किसके लिए होती है बेटा? आयनिक कंपाउंड की, राइट। आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लैटिस एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि कौन सा आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड, तो एक ही बात है बेटा, डिसॉल्व होंगे या नहीं होंगे, ये लैटिस एनर्जी डिसाइड करती है। अगर लैटिस एनर्जी के रेफरेंस में देखें तो लैटिस एनर्जी डिसाइड करती है, और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो चीज डिसाइड करती है। चलिए बात करते हैं पहले हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? इसमें केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं वही 2 पॉइंट आपको करवाऊंगा। पहले लिखूंगा चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। मैं यही लिख देता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं बेटा, दोनों पॉइंट्स हैं तो हाफ ऑफ पार्ट में मैं आपको लिखवा दूंगा। चार्ज ऑन आयंस, चार्ज, और दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस, ठीक है। चार्ज ऑफ आयंस का मतलब हो गया, आपको पता है बेटा, आयनिक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जहां आ जाता है वहां पे कूलम्ब्स लॉ आ जाता है, F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R², Q1 Q2 by R²। ये चीज तो सबको पता है बेटा। तो Q1 क्या है बेटा? कैटायन मान लो। Q2 क्या है? अपोजिट चार्ज मतलब एनायन मान लो। अगर कैटायन एनायन मतलब अगर चार्जेस बढ़ेंगे, अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब उसको तोड़ने के लिए ही उतनी ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब जितना ज्यादा अगर चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसी चीज के मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने कोई कंपाउंड बनाया, देखिए पहले LiF ले लेता हूं, ठीक है। MgF2 ले लेता हूं, ठीक है। और AlF3, ये मैंने गलत बनाया, L ऐसे नहीं बनेगा, रिप्रेजेंटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए बेटा। A कैपिटल L स्मॉल होता है तो वैसे ही आपको लिखना है, मैंने गलत बनाया था। मैं बात करूं लिथियम पे चार्ज कितना है बेटा? 1 पॉजिटिव। फ्लोरीन तो कॉमन है सब पे, तो फ्लोरीन पे F नेगेटिव एक कॉमन है, ठीक है। मैंगनीज पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। एयर पे कितना ज्यादा है? 3 पॉजिटिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा हो रहा है बेटा? चार्ज किसमें बढ़ रहा है? अगर चार्ज बढ़ेगा तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब चार्ज, अगर मैं लिख देता हूं चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज इज इंक्रीजेस तो फोर्स इंक्रीजेस, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। जनरली लैटिस एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब अगर लैटिस एनर्जी का मैं ऑर्डर देखूं तो ये इसका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। इन्हें अगर लैटिस एनर्जी कोई पूछे इन कंपाउंड्स में तो इनका लैटिस एनर्जी का ये ऑर्डर हो गया, तो आपको मैंने इसके थ्रू एक पॉइंट भी डिस्कस कर दिया। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक कंपाउंड और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं और ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछिए LiF की लैटिस एनर्जी ज्यादा है या MgO की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो ये कंपाउंड मैं उधर भी यूज कर सकता हूँ। पहले मैं यहाँ भी देख लेता हूँ। LiF से ज्यादा हो जाएगी MgO के, क्योंकि उनमें चार्ज ज्यादा है, और चार्ज ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं साइज। साइज की अगर लैटिस एनर्जी बात करें, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R0 के, मतलब साइज के। R0 मतलब रेडियस मैंने मान लिया। क्यों ऐसा माना बेटा? क्योंकि अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो अगर कोई एनायनिक स्पीशीज के बगल में आ रही, क्योंकि आपको पता है अगर लैटिस एनर्जी होगी तो कोई कैटायन होगा, कोई एनायन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज छोटा है और एनायनिक वाला स्पीशीज को अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, इसीलिए क्लोजर आएगा। क्लोजर आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए अगर साइज छोटा होता है तो उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है,
और अगर साइज बढ़ जाता है तो उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बात करूं मैं इसी का एग्जांपल लेके, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया LiF, फ्लोरीन कॉमन रख रहा हूं, देखिए LiF, NaF, लिथियम, सोडियम, आगे आपकी मर्जी, पोटेशियम ले लेते हैं। चलिए, तो अगर लैटिस एनर्जी की बात करें तो ये ऑर्डर होगा, क्योंकि आपको पता है, अगर साइज की बात करूं, साइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथियम पॉजिटिव लिख रहा हूं, और बेटा एक्वस नहीं लिखा है, ध्यान रखना, एक्वस नहीं लिखा, ठीक है। लिथियम पॉजिटिव उल्टा हो जाता है एक्वस स्टेट में, क्यों होता है वो भी बताएंगे जब हम हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लिथियम पॉजिटिव साइज के बारे में बात करें तो साइज छोटा होता है, इससे Na पॉजिटिव से, Na पॉजिटिव साइज छोटा होता है K पॉजिटिव से, तो इसीलिए बोला साइज अगर कम होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। यहां तक हमारे 2 पॉइंट खत्म होते हैं। अब कुछ चीजें जो होती हैं या प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम आगे लैटिस एनर्जी के बारे में। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपका कंडक्टिविटी आती है, आइसोमेरिज्म आता है, फिजिकल स्टेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सॉलिड स्टेट में रहता है, तो फिजिकल स्टेट आपको सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है, ठीक। NaCl आपके पास घर में जो टेबल सॉल्ट होता है वो आप देख सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसीलिए आयनिक कंपाउंड का NaCl का नॉर्मल NaCl लेता है, क्योंकि उससे उस चीज से सब लोग अवेयर हैं। तो NaCl या फिर आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है, काफी हाई होता है। कंडक्टिविटी बेटा बैड कंडक्टर होता है, लोग कहेंगे नहीं सर अभी तो आपने गुड बोला था, फिर अब बैड कंडक्टर, बेटा बैड कंडक्टर होता है, रीजन बता रहा हूँ। बैड कंडक्टर होता है जब नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्यों बेटा, जब आयंस मूव ही नहीं कर पाएगा, अपनी प्लेस छोड़ ही नहीं पाएगा, तो फ्लो कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए बैड कंडक्टर होते हैं अगर सॉलिड स्टेट में होते हैं। और वेरी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है कब, जब इनको किसी चीज में डिसॉल्व कर देते हो, किसी चीज में आप डिसॉल्व कर देते हो, जैसे मोल्टन स्टेट में मान लेता हूं, ठीक है, मोल्टन स्टेट, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आयनिक कंपाउंड नहीं शो कर पाते बेटा, क्यों नहीं कर पाते बेटा, बॉन्ड ही नहीं होता है। आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बॉन्ड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, सपोज दैट मैंने ले लिया कोई कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड NaCl, मैं कभी ऐसे नहीं लिख सकता NaCl को बेटा, क्योंकि ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से ऐसे आपस में पास होते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, आइसोमेरिज्म वही शो कर सकता है जिनके बीच में बॉन्ड हो, तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आता है तो वो आइसोमेरिज्म शो कर लेते हैं। और जिन्होंने आइसोमेरिज्म पढ़ना है वो मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तक पढ़ा दिया है। ऑप्टिकल मैं पढ़ा दूंगा जल्दी ही, क्योंकि ऑप्टिकल बहुत बेसिक से उठाना है मुझे, बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे देखना, ठीक है। आयनिक कंपाउंड NaCl है एक, NaCl आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते क्योंकि आयनिक कंपाउंड के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों सेम होती है, दोनों सेम होती है, कैसे होती है वो देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी, और ये भी आपका, इसको मैं हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहा हूँ। अच्छा एक चीज तो सबको पता होगी, हाइड्रेशन एनर्जी में हाइड्रेशन मतलब वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ, और सॉल्वेशन, वाटर ही क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट के काम आता है, बिल्कुल कुछ बच्चों का आंसर आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग वाटर को यूज करते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। बात कर लेता हूँ, BeSO4 सोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर लो, सोल्यूबल है। लेकिन बेरियम सल्फेट जो होता है इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल। इसका व्हाइट कलर का PPT बनता है, ठीक है, सोल्यूबल व्हाइट कलर का PPT बनता है। बहुत जल्दी मैं आपको
एनालिटिकल केमिस्ट्री में ले आऊंगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 12th रिजल्ट निकल चुका है और मेरे कुछ बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया। इवन एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 97 परसेंटाइल है, 97% आए हैं, एक 96% है, 96.5% जिनको मैंने पढ़ाया है IIT JEE के लिए। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कोई बेटा सीख के नहीं आता पैदा होते ही, सब यहीं आगे सीखते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी आखिर होता क्या है, इसको ध्यान में रखना है। क्यों डिसॉल्व हो गया, क्यों डिसॉल्व नहीं हो रहा, कुछ तो रीजन होगा। अब क्या होता है कि मान लो मैंने एक NaCl ले लेता हूँ, सबसे भली बात ही परिचित है ये। NaCl को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ वाटर के अंदर। मैं वाटर कंपाउंड को थोड़ा सा इजी बताने के लिए, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मूवमेंट होता है। मैं केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज ये है, तो हम डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑक्सीजन के ऊपर होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका जो भी शेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, वो यहाँ पे आएंगे। जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे आ गए, खींच लिया ऑक्सीजन ने अपनी तरफ और रिजल्टेंट ऊपर की तरफ निकाल दिया मैंने। ये बात समझ में आ रही। मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि उससे समझाने में ज्यादा इजी होगा। मैं इसको इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ, देखो जरा, देखिए जरा गौर से। पॉजिटिव एंड को हाइड्रोजन वाला मान लेता हूँ, नेगेटिव एंड को ऑक्सीजन वाला मान लेता हूँ, तो आपको ये समझाने में मुझे इजी रहेगा। मैंने वाटर के अंदर NaCl का बॉन्ड डिसॉल्व किया, क्या होगा कि Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा चार्ज आके इकट्ठा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा। नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, 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 और भी पूरा और भी कवर कर लेता है। ताकि समझाने में ना, जिसको और बनाना और बना दे, बहुत बड़ा कर ले इसको। ठीक है, Na पॉजिटिव तरफ नेगेटिव चार्ज वाला डायरेक्शन चला जाता है। या जिन बच्चों समझ में आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा मैं एक बना के दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, आयन और ये डायपोल, तो इसको कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो वैसे मैंने आपको इस फॉर्म में बना दिया तो इसकी जरूरत नहीं होगी आपको अब। ठीक है, तो मैं लेकिन तब भी जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए मैंने बना दिया। अब मान लीजिए Cl नेगेटिव की बात करते हैं। Cl नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव कैसा नेगेटिव चार्ज है, अब इसका पॉजिटिव चार्ज मतलब हाइड्रोजन वाला अब क्लोरीन की तरफ प्लेस होगा। ये दोनों चीज स्टेबलाइज हो रही क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को स्टेबलाइज कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा है। केमिस्ट्री इज वेरी इजी बेटा, बहुत इजी होती है केमिस्ट्री, बस मस्त होके पढ़ो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले आपके Cl नेगेटिव तरफ आ गए और नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी की बात आती है। बेटा सॉल्वेशन एनर्जी मतलब सॉल्वेंट के लिए यूज होता है और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए इसको हाइड्रेशन एनर्जी यूज कहेंगे जब आप वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करोगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है जब किसी मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कंपाउंड, उतना ही ज्यादा आपका लिक्विड स्टेट या एक्वा स्टेट में स्टेबल रहेगा। आपको पता है एक्वा स्टेट में आने के बाद क्या होगा कि एनर्जी रिलीज कर रहा है तो मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी अगर कम हो रही है मतलब वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक अगर होता है तो हम कह देते हैं कि पूरे कंपाउंड की जो एनर्जी वो कम हो रही है, मतलब वो लो एनर्जी तरफ जरा, लो एनर्जी वाले कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं, या स्टेबल हम कह देते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज सॉल्यूट हो गया यानी डिसॉल्व हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया और ये चीज जो डिसॉल्व हुई वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने तो बना दिया, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी हुई, ये तो मैंने ड्रॉप कर दिया। अब बात ही इन दोनों की, तो दो कोई कंपाउंड जब भी आपके डिसॉल्व होंगे जब लैटिस एनर्जी से निकली हुई एनर्जी, यानी लैटिस एनर्जी अगर जब आपने लैटिस फॉर्म किया था उससे निकली हुई एनर्जी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से निकली हुई एनर्जी से, हाइड्रेशन से ज्यादा निकली हुई एनर्जी से क्या होगी, निगेटिव में देखेंगे बेटा। अगर
लैटिस एनर्जी अगर कोई लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकली है, हाइड्रेशन एनर्जी कम निकल रही है एटमॉस्फेयर में, तो वो लैटिस बनाए रखेगा, वो ब्रेक नहीं हो, क्योंकि वो अपने सॉलिड स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी उनके कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से वाटर कैटायन और एनायन के बीच में इंसर्ट नहीं हो पाता। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कब डिसॉल्व हो जाएंगे? सिंपल सी बात, उल्टा कर दो इसी चीज को, जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव मतलब ज्यादा रिलीज होगी लैटिस एनर्जी और निकली हुई एनर्जी के, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल या जो आयनिक कंपाउंड आपने डिसॉल्व किया है वो आपका लिक्विड स्टेट या फिर आपका एक्वस स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा या सोल्यूबल कह देंगे। अब मान बेरियम सल्फेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूबल है, सिंपल सा आपको आंसर लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी, मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, लैटिस एनर्जी यानी रिलीज वाली एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा? इसकी कम होगी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, लैटिस एनर्जी कम होगी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। ये मैं हटा देता हूँ, मॉड वैल्यू पता है आपको हमेशा पॉजिटिव आएगी, आप पॉजिटिव ले लो, क्योंकि नेगेटिव मतलब रिलीज हो ना, तो आप अगर मैग्नीट्यूड लेके चलते हो तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं जनरली। और बेरियम सल्फेट क्यों नहीं होता बेटा? बेरियम सल्फेट का साइज भी काफी बड़ा है और सल्फेट आयन का साइज भी काफी बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर वालों में ज्यादा हो जाता है। अगर दोनों स्पीसीज बराबर साइज की होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो कंपाउंड वाला आपका इनसोल्यूबल हो जाता है। और इनसोल्यूबल है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि इसकी जो लैटिस एनर्जी थी वो क्या थी? लैटिस एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। अगर ये होगा तो ये इनसोल्यूबल हो जाएगा, और अगर ये होगा तो आपका कंपाउंड इनसोल्यूबल रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट कह रहे हैं। चार्ज ऑन आयंस, आयन पे कितना चार्ज हो, और साइज ऑफ आयंस। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, केवल ये वाला, बाकी ये 2 पॉइंट सेम आपने लैटिस एनर्जी में भी देखे थे। आइए इसको देखते हैं। सपोज दैट मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ये यूज करेंगे बेटा जब इसकी वैल्यू, जब आप सॉल्वेंट मतलब एक्वस स्टेट में लेके जाएंगे, और जब इस फॉर्मूले का यूज जब होता है Q1 Q2 बाय r², जब वैक्यूम में होता है। इसको K मान लेते हैं, कांस्टेंट है ये भी, वैक्यूम की स्टेट में ये मान लेते हैं बेटा, और ये नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब इस केस को अगर मुझे स्टडी करना है, इस केस को मैं इसको थोड़ा सा और रेस कर देता हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को ये पॉइंट्स नाम लिखने थे। मैं पहले से थोड़ा इसके लिख देता हूँ बेटा, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कम टाइम में पढ़ पाए। क्योंकि अभी सितंबर में अनाउंस हुआ है कि IIT और नीट दोनों होंगे। अब सब चीज़ हो जाए, ढंग से हो जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी टेंशन में होंगे, आप लोग काफ़ी टेंशन में होंगे, और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है इंसान की, फर्दर खींचता चला जा रहा, हो नहीं रहा है, प्रैक्टिस बीच में छूट जाती है, मोटिवेशन बीच में ना मिलने की वजह से जो आप स्पीड रख पाए थे वो ब्रेक हो जाती है। तो उससे डरे नहीं, ये सोच के चलिए आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा। आप पढ़ते रहिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहेंगे तो आपका ध्यान भी लगा रहेगा, और ध्यान लगा रहेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए एप्सिलॉन नॉट आप देख पा रहे हैं, एफ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट होता है सॉल्वेंट का। एप्सिलॉन नॉट होता है सॉल्वेंट का, ऊपर में लिखा है एप्सिलॉन नॉट किसका होगा बेटा? सॉल्वेंट का। तो आपको दिख रहा है एफ यूनिवर्सिटी एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, अगर एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट वैल्यू किसी सॉल्वेंट की अगर बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज चार्जेस यानी कैटायन आयन कम होता जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं कि एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू किसकी बेटा? सॉल्वेंट की। ठीक है, और अगर वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाइड्रेशन एनर्जी तो वही एनर्जी थी जो डिसॉल्व कर रहा हो बेटा, तो इस चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज डायरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इस चीज में ही
एप्सिलॉन नॉट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर लेता हूँ, इसी चीज को मुझे डिसॉल्व करना है। सॉल्वेंट है ए बी सी डी, उनकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 80, 20, 50 और 10 है। तो सबसे ज्यादा डिसॉल्व किसमें होगा? एप्सिलॉन नॉट जिसकी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा डिसॉल्विंग कैरेक्टर इसका होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी ए, फिर आपका आ जाएगा सी, फिर आपका आ जाएगा बी, फिर आपका लास्ट में आ जाएगा डी। तो ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। सिंपल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, कैटायन आयन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो डिसॉल्व टेंडेंसी बढ़ जाएगी, डिसॉल्व टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। अब 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बहुत सिंपल होती है बेटा केमिस्ट्री, बस पॉइंट और बेसिक को ढंग से पढ़ो। पॉइंट्स मतलब जो उसके दिए हुए पॉइंट्स उसको ढंग से पढ़िए, और बेसिक आपको जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कुछ जगह पे केमिस्ट्री आपको रटनी पड़ती है, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है। ठीक है। चार्ज ऑन आयंस, सिंपल सी बात है, चार्ज ऑन आयंस की बात। चार्ज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? सोचो, चार्ज अगर बढ़ता है, मान लो मैंने कोई ले लिया ए, 2 पॉजिटिव है, मैं इसको डिसॉल्व करना चाहता हूँ, तो बेटा 2 पॉजिटिव कोई स्पीसीज है, मैं डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ वाटर में, फिर इसको आयनिक उसमें डायपोल तरह दिखा रहा हूँ बेटा, है। तो ये तो डायपोल है ना, तो ये डायपोल मॉलिक्यूल है और ये आयन है, तो ये क्या होगा? डायपोल आयन इंट्रैक्शन देखेंगे, इंट्रैक्शन। आपको पता है अगर चार्ज बढ़ता जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, तो नेगेटिव चार्ज तरफ और ज्यादा खिंचता जाएगा, और नेगेटिव चार्ज और खिंचता जाएगा मतलब उसकी तरफ और ज्यादा सराउंडेड होता जाएगा, और ज्यादा अगर सराउंडेड हो जाएगा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं, चार्ज हो गया, आप साइज की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ आयंस सिंपल है बेटा, देखो ये तो वही हिसाब किताब है। एक पतले दुबले इंसान को घेरना और एक मोटे इंसान को घेरना, किसको ज्यादा घेरना इजी है? ठीक है, हम कहेंगे पतले दुबले इंसान को घेरना ज्यादा इजी है। वैसे ही है बेटा, घेरने का मतलब होगा कितना ज्यादा उसके आसपास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ जाए। अगर कैटायन का या एनायन का साइज छोटा होगा, कैटायन का एनायन का अगर साइज छोटा होगा, तो उतना ही ज्यादा उसके आसपास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा आते जाएंगे, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितने ज्यादा पास में आएंगे उतना ही ज्यादा आयन डायपोल इंट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा आयन डायपोल इंट्रैक्शन होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो साइज, तो बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होगा साइज के। ठीक है, साइज मतलब कैटायन और एनायन दोनों की बात कर रहे हैं, कैटायन और एनायन की। तो यानी अगर 1/r0 ले लेता हूं, तो ये 1/r पॉजिटिव 1/r नेगेटिव दोनों के बराबर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारी बात खत्म होती है इस जगह पे। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस के बारे में। अब एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करें, इसकी 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है केवल। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। अब देखिए इस चीज को, पॉइंट को समझाने का कैसे। अगर आप पूछे साइज लिथियम पॉजिटिव आयन, केवल लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव आयन की बात करें, केवल गैसियस स्टेट, ये दोनों गैसियस स्टेट में आयन है, तो आप झट से आंसर दे दोगे कि लिथियम पॉजिटिव आयन का साइज जो होगा वो छोटा होगा किससे? Na पॉजिटिव से। ठीक है, यहां तक क्लियर। लेकिन जब मैंने लिथियम पॉजिटिव आयन को डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर? आपका
सॉल्वेंट जो वाटर मॉलिक्यूल था, तो आपको जो छोटा है, अभी मैंने बोला जो पतला दुबला होगा वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा उसके पास सराउंडेड हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा ये आयन है और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल होता है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट, क्योंकि उसके अंदर परमानेंट ऑलरेडी था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसीलिए उसके अंदर डायपोल मूवमेंट था। तो जितना ज्यादा छोटा आयन होगा उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग ज्यादा आते जाएंगे, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, और आयन डायपोल इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा कि उसका साइज काफी बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा वो भी बताता हूं। तो मतलब Ni पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर साइज काफी बढ़ गया, इससे Na पॉजिटिव एक्वस स्टेट में, इसीलिए कहते हैं लिक्विड पॉजिटिव। आपसे पूछते हैं, ये पूछा गया है कि साइज कंपेयर किया जाए, तो Li पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लिथियम पॉजिटिव साइज काफी बढ़ जाता है ड्यू टू आयन डायपोल इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसी के अपोजिट अगर देखें गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में लिथियम पॉजिटिव का जो साइज होता है वो छोटा होता है Na पॉजिटिव के साइज से, ये तो नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताते रुक गया कि इसका फैक्टर कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर इसके ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आसपास आ जाए। ए से एनोड, ए से एनायन, सी से कैथोड, सी से कैटायन, ठीक है। लिथियम पॉजिटिव है, कैटायन किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, लेकिन लिथियम पॉजिटिव के चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की बहुत बड़ी रिंग है, बहुत बड़ी रिंग है। मान लो लिथियम पॉजिटिव का साइज अगर ये छोटा है, तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल वाले आयंस बने हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये चीज बनी हुई, और बना देता हूं मैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि छोटा है बेटा, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया, वाटर ले लिया, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके आसपास रहेंगे। मैं सिमेट्रिकल वे में नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा सिमेट्रिकल एक सराउंडेड वे में रहेगा। तो ये आपको जो मैंने डॉट बनाए हैं इसको डिफरेंट मार्कर से बना देता हूँ, तो आपको समझने में इजी रहेगा। ये आपका लिथियम पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव, ठीक है, Li पॉजिटिव। ठीक है, तो काफी ज्यादा होने की वजह से लिथियम पॉजिटिव कैथोड तरफ नहीं जा पा रहा, तो इसकी मोबिलिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। यानी एक्वस स्टेट में मोबिलिटी की अगर बात की जाए, मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूं, तो जो स्मॉलर वाले होंगे उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली किसके, जो लार्जर साइज वाले होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके आसपास आयन डायपोल मूवमेंट, इतना आयन डायपोल इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना कि स्मॉल साइज वाले आयन के बीच में हो गया, स्मॉल साइज वाले आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हो गया। जितना अच्छा इसके बीच में हुआ उतना अच्छा इसके बीच में नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसकी मोबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। और मोबिलिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो ये मोबिलिटी करके यानी उस तरफ या उस कैथोड या एनोड तरफ जाएंगे। एनोड मतलब एनायन जाएगा, कैथोड मतलब कैटायन जाएगा, और जब ये जाएंगे आयंस जाएंगे तो आपका सर्किट कंप्लीट होने लगेगा, तो कंडक्टिविटी होने लगेगी। यानी मोबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, आयंस के केस में लिख रहा हूँ कंडक्टिविटी, थोड़ा सा और इधर कोने में लिखता हूँ, जगह नहीं बची। मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर मैं एक्वस स्टेट की बात करूं, अभी मैंने बोला काफी बड़ा साइज हो गया तो इसकी मोबिलिटी कम हो गई, मतलब जितनी तेजी से चल पाता था उतनी तेजी चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास में आ गए, मोबिलिटी कम हो गई, मतलब कंडक्टिविटी कम हो गई। तो कंडक्टिविटी की बात करेंगे अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो Na पॉजिटिव की ज्यादा होगी किससे, लिथियम पॉजिटिव से। और यही चीज अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की गैसियस स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, तो लिथियम पॉजिटिव की ज्यादा होगी Na पॉजिटिव से। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो एक्वस स्टेट बात कर रहे थे, एक्वस मतलब हाइड्रेशन एनर्जी बात कर रहे थे, तो ये आपकी एप्लीकेशन हो गई। कैसे आपका एक्वस में जाते ही कुछ प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट बिहेव करने लग जाती है। यहाँ तक मैंने
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हाइड्रेशन एनर्जी के वो कवर कर दिए हैं, लैटिस एनर्जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कवर कर दिए हैं, एक दो एग्जांपल्स आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फजानसूल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।